मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे थे साइंस बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाने के जिनके चांसेस हैं, ठीक है, इन कंसेप्ट के। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटैक्ट डीएनए को अलग करने में विफलता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी? आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है डीएनए का उच्च गलनांक। ठीक, दूसरा ऑप्शन है डीएनए की यूवी निम्नीकरण के प्रति सुग्राहिता। ठीक, तीसरा ऑप्शन है डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन के साथ अन्योन्य क्रिया। ठीक, चौथा ऑप्शन है डीएनए की बृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता। ठीक है, तो इसमें जो उच्च गलनांक है, ठीक ना, मतलब ये कि जो डीएनए का जो है गलनांक पॉइंट है उससे जो है इसमें जो है कोई समस्या नहीं थी। डीएनए को अलग करने में जो है इसमें कोई समस्या नहीं होती थी गलनांक से। ठीक है, ठीक, और जो अल्ट्रावायलेट रेज थी इससे भी कोई समस्या नहीं होती थी। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता था ये क्या करता था, ये डीएनए का जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है वो क्या करता है कि जो आपके डीएनए होते हैं, डीएनए, ठीक, उनको ये क्या करता है, बांध करके रखता है। ठीक है, बांध करके आपस में क्या करता है, रखता है। ठीक है, यहाँ समस्या ये नहीं है कि डीएनए को क्या करना है, अलग करना। ठीक, यहाँ पे जो डीएनए के अंदर जो आपके जो धागे होते थे वो क्या हो जाते थे, टूट जाते थे। ठीक है, ठीक, समस्या यहाँ पे इस बात की होती थी। तो इसमें जो आंसर था वो क्या है, डीएनए की बृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता। ठीक, इसके पीछे क्या वजह है उसको आइए हम लोग समझते हैं, थोड़ा स्पष्टीकरण में देखते हैं। ठीक, देखिए, आइए जो डीएनए का भौतिक संरचना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है, देखिए 1950 के दशक में सबसे पहले वैज्ञानिकों के लिए इंटैक्ट डीएनए अलग करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो निम्नलिखित है। पर सबसे पहले नंबर पर आता है वृहद बहुलक। ठीक, मतलब ये कि माइक्रोपॉलीमर, मतलब डीएनए का एक अत्यंत लंबा अणु है जिसका आणविक भार बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक, दूसरा क्या है, भंगुरता, फ्रैगिलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक, अपनी अत्यधिक लंबाई के कारण जो डीएनए के तंतु होते हैं, जो मतलब डीएनए के धागे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत नाजुक, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जब उस समय के वैज्ञानिक कोशिकाओं से डीएनए निकालते थे तो साधारण हिलाने डुलाने या फिर पिपेट के इस्तेमाल से ही उत्पन्न कतरने वाला जो मतलब शियर स्ट्रेस होता था, उसकी वजह से जो डीएनए के लंबे धागे होते थे वो बीच से क्या हो जाते थे, टूट जाते थे। ठीक है, ब्रेक कर जाते थे। ठीक, जिसका फिर क्या परिणाम निकला, प्रयोगों के दौरान वैज्ञानिकों को पूरा डीएनए मिलने के बजाय केवल उसके छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते थे। ठीक है, जिससे उसकी वास्तविक संरचना को समझ पाना मुश्किल हो गया था। ठीक है, जिस वजह से जो है इसको जो है मतलब कि जो डीएनए है उसको अलग कर पाना थोड़ा सा समस्या का बात तो था ही। ठीक, किसकी वजह से समस्या का बात था, बृहद बहुलक की वजह से और भंगुरता की वजह से, मतलब माइक्रोपॉलीमर और फ्रैगिलिटी की वजह से जो है इसको डीएनए को अलग करना थोड़ा मुश्किल होता था। ठीक है भाई, अगर अन्य विशेष विकल्पों का विश्लेषण किया जाए तो क्या है, देखिए जो डीएनए का उच्च गलनांक है उसमें क्या, डीएनए का जो गलनांक है उससे अलग करने में बाधा नहीं बनता था। ठीक, बल्कि यह अध्ययन में और सहायक होता है। जो अल्ट्रावायलेट वेव हैं उनके बारे में क्या है बात, अल्ट्रावायलेट जो वेव हैं, किरणें हैं, उनसे डीएनए को जो है नुकसान तो होता है, लेकिन क्या है कि यह इंटैक्ट डीएनए निकालने की मुख्य तकनीक को बाधा नहीं पहुंचाती थी। ठीक है, और सी ऑप्शन क्या है आपका, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, डीएनए को बांध करके रखता रहता है। ठीक है, लेकिन मुख्य समस्या यहाँ प्रोटीन से अलग करना नहीं, बल्कि अलग करने के बाद डीएनए को के धागों को ठीक टूटने से बचाना होता था। ठीक है, ठीक, ये चीज़ थी। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डीएनए की बृहद बहुलक और भंगुरता की वजह से जो है इसको इंटैक्ट करने में समस्या आती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षे-चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ हैं। ठीक, बल्कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ हैं। इस बार की एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि डीएनए ही जो है आनुवांशिकी पदार्थ है, ये किस प्रयोग में जो है बताया गया, तो आप क्या बताएंगे, हर्षे-चेज प्रयोग बताएंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हर्षे-चेज प्रयोग होता क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल ले लेते हैं ताकि आगे आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो छूटने ना पाए। देखिए ये हर्षे-चेज का प्रयोग है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो है 1952 में अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज ने किया था। ठीक है, 1952 में किसने किया था, अल्फ्रेड
हर्शे और मार्था चेज ने किया था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। 1952 अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। ठीक, ये तीन चीज़ें याद रखिए। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ कि यह प्रयोग जो है विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि इसने जो है ये बताया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, ना कि प्रोटीन होता है। ठीक, जो हर्शे चेज प्रयोग था वो 1952 में हुआ, उसको जो है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने किया। ठीक, और इसने ये बताया कि जो डीएनए है, ठीक, जो डीएनए है वही आनुवांशिकी पदार्थ है, बल्कि प्रोटीन नहीं होता है। ठीक, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, अब इस प्रयोग में की जो प्रक्रिया है वो क्या है ये समझते हैं। ठीक, इस प्रयोग में जो है बैक्टीरियोफेज, ठीक, जो बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया गया था, ये वे वायरस होते थे जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते थे। ठीक, मतलब ये इसमें जो बैक्टीरियोफेज था, ठीक, वो क्या करते थे, वो ऐसे वायरस थे, ठीक ना, वो ऐसे वायरस थे जो बैक्टीरिया को जा करके क्या कर देते थे, संक्रमित कर देते थे। ठीक है, और उन्होंने जो प्रयोग को दो समूहों में बांटा था। पहला समूह क्या था, प्रोटीन को चिन्हित किया। कैसे, एक समूह में वायरस के प्रोटीन कोड को रेडियोधर्मी सल्फर से चिन्हित किया था। ठीक है ना, मतलब जो रेडियोधर्मी सल्फर है, ठीक, मतलब जो सल्फर आपका एलिमेंट है, उससे क्या किया उन्होंने, चिन्हित किया। ठीक, क्योंकि जो प्रोटीन में जो है सल्फर ही होता है। ठीक, डीएनए में नहीं होता है। ठीक, जो प्रोटीन है वो सल्फर में होता है, डीएनए में नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से सल्फर का इन्होंने चुनाव किया था। ठीक है, और उन्होंने किया क्या था कि जो रेडियोधर्मी सल्फर है उसको प्रोटीन कोड से चिन्हित कर दिया था। ठीक है, अब डीएनए को चिन्हित करना, डीएनए को कैसे इन्होंने जो है चिन्हित किया, दूसरे समूह में वायरस के डीएनए को रेडियोधर्मी फास्फोरस से चिन्हित कर दिया। ठीक, क्योंकि जो डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, वैसे प्रोटीन में सल्फर होता है, डीएनए में नहीं होता। ठीक, वैसे जो है डीएनए में आपका जो फास्फोरस होता है, लेकिन प्रोटीन में नहीं होता है। ठीक है, तो और जो है ये पूछा जा सकता है डीएनए के लिए फास्फोरस, और जो है इन्होंने जो है प्रयोग के 3 चरण बताए। ठीक, पहले नंबर पे क्या, संक्रमण, दूसरे पे जो है मिश्रण, तीसरे पे जो है अपकेंद्रीकरण। ठीक, जो संक्रमण होता है उसमें क्या होता है, रेडियोधर्मी वायरस को बैक्टीरिया पर छोड़ दिया गया। ठीक, ताकि वे अपना अनुवांशिकी पदार्थ बैक्टीरिया के अंदर डाल सकें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, मिश्रण में क्या हुआ, ब्लेंडर का उपयोग करके वायरस के खाली खोल को बैक्टीरिया की सतह से अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया, अपकेंद्रीकरण, मिश्रण को तेजी से घुमाया गया ताकि भारी बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएं और हल्के वायरस के खोल ऊपर तैरते रहें। ठीक है, फिर परिणाम और निष्कर्ष क्या निकला, जब ये 3 चीज़ें हो गई उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला। पहले में देखिए क्या था, जब संक्रमण वाला था, संक्रमण इसमें क्या हुआ कि रेडियोधर्मी वायरस को बैक्टीरिया पर छोड़ दिया गया। ठीक है, ठीक, ताकि वो क्या कर सकें, अपने अनुवांशिकी पदार्थ बैक्टीरिया के अंदर डाल सकें। फिर ब्लेंडिंग में क्या होता है, ब्लेंडर का उपयोग करके वायरस के खाली खोल को, ठीक, खाली जो खोल थे कोड से बैक्टीरिया की सतह से अलग कर लिया गया। ठीक, उसके बाद उनको जो है सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, मतलब घुमाया गया बहुत तेजी से, जिससे भारी बैक्टीरिया नीचे बैठ गए और हल्के वायरस के खोल ऊपर आ गए। ठीक, तो परिणाम और निष्कर्ष में क्या निकलता है, जो परिणाम था कि जब बैक्टीरिया की जांच की गई तो केवल वही बैक्टीरिया रेडियोधर्मी पाए गए जिन्हें रेडियोधर्मी फास्फोरस वाले वायरस ने संक्रमित किया था। ठीक है, मतलब ये कि जब रिजल्ट का जांच किया गया तो उसमें वही जो है रेडियोधर्मी पाए गए बैक्टीरिया जो रेडियोधर्मी फास्फोरस वाले वायरस से संक्रमित किए गए थे। ठीक, और जिन बैक्टीरिया को रेडियोधर्मी सल्फर वाले वायरस ने संक्रमित किया था उसमें रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई। ठीक है, तो इससे जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, इससे यह सिद्ध हो गया कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जाने वाला पदार्थ डीएनए था। ठीक, मतलब ये कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जाने वाला जो पदार्थ था वो कौन था, डीएनए था, प्रोटीन नहीं था। ठीक, अतः डीएनए ही वह पदार्थ है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक, ये जो है आपका परिणाम और निष्कर्ष निकला इस अनुप्रयोग से। ठीक है, और आप याद रखिएगा ये हर्शे चेज प्रयोग था। ठीक, और 1952 में हुआ था। ठीक, इसको जो है किसने किया था, अल्फ्रेड हर्श और मार्था चेज ने किया था। ठीक है, और इससे क्या पता लगाते हैं हम लोग, क्या पता लगाते हैं कि जो डीएनए है वही अनुवांशिकी लक्षण को प्रदर्शित करता है, बल्कि प्रोटीन नहीं करता है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपसे ये पूछा गया कि हर्शे चेज का प्रयोग कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1952 में किया गया था। और क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें बताया गया डीएनए ही जो है अनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक, बल्कि जो प्रोटीन है वो नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए चलते हैं।
डीएनए एक अणु है जो जीवधारी की कोशिकाओं में आनुवांशिक सूचना रखता है। ठीक, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, डीएनए के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में पूरा। ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, ये जो है इसका फुल नेम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से किस संरचना में कसकर लिपटे हुए अनुवांशिक पदार्थ होते हैं? आपने देखा होगा कि जो डीएनए है, ठीक, जो डीएनए है वो कैसा होता था आपका? डबल हेलिकल मॉडल होता है। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जो इस तरीके से क्या होते हैं, इसमें जो संरचना होती है इसमें जो है टाइटली क्वाइल्ड जो है अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं। ठीक ना, टाइटली क्वाइल्ड क्या होते हैं? अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं। और वो कहाँ पे होते हैं? आपके क्रोमोजोम। ठीक, जो अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे लिपटे हुए होते हैं? क्रोमोजोम में होते हैं। ठीक ना, ठीक, राइबोसोम नहीं, आपका गोल्जी उपकरण नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रोमोजोम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये देख सकते हैं क्रोमोजोम के बारे में एक बार। क्रोमोजोम को ही गुणसूत्र बोला जाता है। एक कोशिका के डीएनए को यदि सीधा फैलाया जाए तो वह लगभग 2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, केंद्रक के छोटे से स्थान में फिट होने के लिए डीएनए धागा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटकर एक मोटी संरचना बनाता है जिसे क्रोमोजोम कहा जाता है। ठीक, अगर निष्कर्ष की बात की जाए, जो क्रोमोजोम होता है वो क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, आपसे पूछे क्रोमोजोम क्या है तो डीएनए, उसी के पास क्या है? डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी जीव के गुणसूत्रों पर विशिष्ट जीन स्थानों पर युग्म विकल्पी एलील्स का संयोजन जो उसकी आनुवंशिकी रचना को निरूपित करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये चीज़ देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले उससे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है आपका द्विकुंडलिनी, तीसरा है आपका जीन प्रारूप, लक्षण लास्ट है आपका लक्षण प्रारूप, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? फेनोटाइप बोल देते हैं। ठीक है, इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? जीन प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आइए इसको समझते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जीन प्रारूप होता क्या है, जीनोटाइप क्या होता है। ठीक ठीक, जैसे किसी जीव के अनुवांशिक संरचना मतलब जेनेटिक मेकअप को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। ठीक, मतलब जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया? जेनेटिक मेकअप हो गया। ठीक है, जेनेटिक मेकअप। ठीक है, ये क्या होता है? इसी को बोला जाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यह उन एलील्स के युग्म या संयोजन को दर्शाता है जो किसी विशिष्ट जीन स्थान पर मौजूद होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे हम मटर के पौधों की लंबाई की बात करें तो उसका जो जीनोटाइप है वो क्या? टीटी मतलब शुद्ध लंबा, टीटी संकर लंबा, टीटी बौना। ठीक, हो सकता है अगर बड़े कैपिटल बड़े में है तो ये कैसे होंगे? शुद्ध लंबा होगा, प्योर लंबा। अगर टी और टी है तो ये कैसा होगा? हाइब्रिड लंबा होगा। ठीक, अगर ये टी और टी है तो ये कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये जो है आपको कौन बता रहा है? ये इलील बता रहा है। ठीक है, और अन्य विकल्पों के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या है कि सबसे पहले पे क्या था आपका? फेनोटाइप था। ठीक, ये क्या है? यह जीव के बाहरी गुणों या शारीरिक दिखावट को क्या करता है? दर्शाता है। जो फेनोटाइप होता है इसका मतलब क्या होता है? ये शरीर के लक्षण को दिखाएगा, मतलब बाहर के जो बाहरी गुण हैं, ठीक, शारीरिक दिखावट, उसको ये दर्शाता है। ठीक, जैसे पौधे का लंबा होना या फूल का रंग लाल होना। ठीक, फेनोटाइप जीनोटाइप और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये जो फेनोटाइप है वो क्या है? जीनोटाइप और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, और याद रखने का एक तरीका है यहाँ पे, जैसे फिनोटाइप मतलब क्या? फिजिकल। फिनोटाइप मतलब क्या हो गया? फिजिकल। एफ से फिनो और पी से फिनो और पी से क्या हो गया? फिजिकल हो गया। ठीक है, तो ये फिजिकल चीज़ों को दर्शाएगा। ठीक, जेनोटाइप का मतलब क्या हो गया? जी से जेनो और जी से क्या हो गया? जेनेटिक हो गया। ठीक, जेन मतलब जेनोटाइप, जेन मतलब जेनेटिक हो गया। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो है आपका अगर इसकी बात की जाए, जेनेटिक मतलब क्या? अनुवांशिकी बनावट के बारे में ये बताता है, जेनोटाइप बताता है। ठीक है,
तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अनुवांशिकी रचना, तो जो अनुवांशिकी रचना है वो कौन बताता है, आपका जीनोटाइप बताता है, ठीक है ना। कौन बताता है, जीनोटाइप बताता है, ठीक। जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब मैंने आपको बताया भी क्या, जेनेटिक, ठीक। क्या चीज़, जेनेटिक, ठीक। अगर आपसे शारीरिक पूछा जाए ऐसे फिजिकली, तो आप क्या बताएंगे, फेनोटाइप बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, फेनोटाइप बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, जीनोटाइप, ठीक। अनुवांशिकी रचना के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, ठीक, प्रायः चर्चा में रहने वाला पुनर्योजन प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, ठीक। पहला ऑप्शन है आपका जंतुमंडल में संश्लेषित प्रोटीन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा पोषी कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन। तीसरा है आपका उत्परिवर्तित कोशिका वंश में संश्लेषित प्रोटीन। चौथा ऑप्शन है आपका जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्राकृतिक प्रोटीन, ठीक। तो सबसे पहले आइए हम ये समझते हैं कि ये जो आपका पुनर्योजन प्रोटीन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो होता है वो होता क्या चीज़ है, ठीक। उसको आइए सबसे पहले समझते। तो देखिए भैया, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है वो क्या होता है आपका, ये वे प्रोटीन होते हैं जिन्हें आनुवांशिकी इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का जो है यूज करके कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, तो आप बताएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की वजह से कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में जो बनाया जाता है वो ये प्रोटीन है, ठीक है। जब किसी वांछित प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को किसी दूसरे जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया या स्तनधारी कोशिकाओं के डीएनए में डाला जाता है, तो यह जीव उस प्रोटीन का उत्पादन करने लगता है, ठीक है। इस तरह प्राप्त होने वाले प्रोटीन को पुनर्योजन प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई वांछित प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को किसी दूसरे जीव के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक, तो वह उसे क्या करता है कि उस प्रोटीन का उत्पादन करने लगता है, ठीक है। और इस तरह से जो प्राप्त प्रोटीन होता है उसे क्या बोला जाता है, पुनर्योजन प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। अब आइए देखिए कि ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले उसमें जो जीन का चयन करते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले उस विशिष्ट जीन की पहचान की जाती है जो वांछित प्रोटीन बनाता है, ठीक। जैसे मानव इंसुलिन जीन हो गया, ठीक है, ठीक। ये क्या करेगा, एक वांछित प्रोटीन बनाता है, जैसे मानव इंसुलिन जीन हो गया, ठीक। अब क्लोनिंग की जाती है। इस जीन को एक वाहक या वेक्टर जैसे प्लाज्मिड में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इस नए बने डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक मेजबान कोशिका मतलब होस्ट सेल जैसे इकोली बैक्टीरिया में क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उत्पादन होता है। मेजबान कोशिका को बायोरिएक्टर में तेजी से बढ़ाया जाता है, जहां वह कोशिका उस विशिष्ट प्रोटीन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करती रहती है, ठीक है। फिर शुद्धिकरण करते हैं। अंत में प्रोटीन को अलग करके शुद्ध किया जाता है ताकि उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। इसमें अगर उदाहरण के बारे में बात किया जाए और उपयोग के बारे में बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से हैं। जो पुनर्योजन प्रोटीन ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाई है उसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे है इंसुलिन, ठीक। इसमें क्या होता है, मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन अब बैक्टीरिया की मदद से इसी टेक्निक द्वारा बनाया जाता है, ठीक। इंसुलिन जो है इसका उदाहरण है। टीका जो वैक्सीन लगता है वो भी क्या है, इसका जो है एग्जाम्पल है। वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, वो भी इसका एग्जाम्पल है। मोनोक्लोन एंटीबॉडी भी क्या है, इसी का उदाहरण है। एक एंजाइम भी जो है इसी का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा पोषी कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को ही क्या बोला जाता है, पुनर्योजन प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए से आनुवांशिक सूचना को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक पहुंचाता है, ठीक है। मतलब इसमें कह रहा है कि कोई भी जो सूचना है वो कहाँ मतलब कौन पहुंचाता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो आपका आरएनए होता है वो 3 तरीके का होता है, ठीक है। जो आरएनए होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला mRNA, ठीक, mRNA, ठीक। एम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैसेज। एम का मतलब क्या होता है, मैसेज होता है, ठीक है। मैसेज मतलब जो भी सूचना वाला काम रहेगा वो सब कौन पहुंचाता है, mRNA। तो यहाँ पे सूचना के बारे में बात की जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका mRNA हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, rRNA होता है, ठीक। और नेक्स्ट होता है आपका tRNA होता है, ठीक है ना, tRNA होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए बात करते हैं आगे चल करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विशेषक
को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये जेई के पेपर में पूछा गया 2024 में। क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण को क्या कहते हैं। आपका पहला आंसर है प्रोटीन, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा उत्परिवर्तन, चौथा आंसर ऑप्शन क्या है, एलील। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एलील हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार फिर से एलील समझते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है एलील के बारे में समझा था। इस बार आइए फिर से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं एलील होता क्या है। जो एलील होता है वो क्या है, आपका हमारे शरीर में हर लक्षण, जैसे आँखों का रंग, जो है शरीर की लंबाई, ठीक है, और जो है गोरापन, ठीक, इन सब चीज़ों के लिए जो जीन होते हैं वो जो है जरूरी होते हैं। ठीक ना, जो जीन होते हैं वही बताते हैं कि हमारा जो है आँखों का रंग, हमारी लंबाई, ये सब कैसी होगी। ठीक है, एक ही जीन के दो या दो से अधिक अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, एलील कहा जाता है। ठीक, मतलब जीन के जो जीन होते हैं, ठीक ना, जो जीन है उनके अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक ना, दो अलग अलग, ये दो या दो से अधिक कोई भी अलग अलग रूप हो सकते हैं, उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो एलील गुणसूत्र होते हैं, मतलब क्रोमोसोम होते हैं, वो एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। ठीक है, और इंसान के पास हर जीन के दो एलील होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इंसानों में, ह्यूमन बॉडी में बात की जाए, तो जो एक जीन है उस एक जीन के पास क्या होता है, दो एलील होते हैं। ठीक है ना, जैसे एक माँ से मिलता है और दूसरा कहाँ से मिलता है, पिता से मिलता है। ठीक है, अगर बात की जाए इंसानों की, इंसानों में जो है एक जीन के अंदर कितने एलील होते हैं भाई, दो एलील होते हैं। ठीक है ना, पहला कहाँ से मिलता है, माँ से मिलता है, दूसरा कहाँ से मिलता है, पिता से मिलता है। ठीक, एक उदाहरण से आइए समझते हैं हम लोग। ठीक, जैसे मेंडल के प्रयोगों के अनुसार पौधे की लंबाई के एक जीन के दो एलील हो सकते हैं। ठीक, जैसे एक टी हो गया, दूसरा क्या हो गया, टी हो गया। ठीक, अगर इन दोनों को मिक्स करना होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ठीक, यही तीन जो है यहाँ पे ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, एक तो जो है टीटी बनेगा, फिर टीटी बनेगा, फिर टीटी है, जिसमें शुद्ध लंबा, संकर लंबा और यहाँ पे शुद्ध बौना बनेगा। ठीक है, अब जो ये एलील होता है उनके प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, डोमिनेंट एलील, और दूसरा क्या है आपका रिसेसिव एलील, जिसको अप्रभावी एलील बोलते हैं। ठीक, प्रभावी एलील में क्या है, यह वह एलील है जो दूसरे की उपस्थिति में भी अपना लक्षण दिखाता है। इसे हमेशा बड़े अक्षर जैसे टी से लिखा जाता है। ठीक, जैसे इसके बारे में बात की जाए आपकी, इसके, ठीक, ये जो टी है, ठीक, ये वाला जो है आपका, ये इसमें क्या है आपका हाइब्रिड लंबा होगा। ठीक ना, हाइब्रिड मतलब संकर लंबा होगा। ठीक है, इसमें जो ये वाला टी है, कैपिटल टी, इसका क्या है, यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, वही चीज़ इसमें कह रहा है प्रभावी एलील में कि जो टी है लिखा जाता है उसका जो है प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक, अब प्रभावी एलील क्या होता है, यह अपना लक्षण तभी दिखा पाता है जब इसके साथ दूसरा एलील भी वैसा ही हो जैसे पहला एलील हो। इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे छोटे अक्षर टी से जो है लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पहला समयुग्मजी देख लेते हैं क्या होता है, और विषम युग्मजी देख लेते हैं। ठीक, समयुग्मजी का मतलब क्या हो गया कि होमोजाइगस, मतलब कि टी टी कुछ इस तरीके से, और ये वाले स्मॉल टी टी दोनों सेम हो। ठीक है, और क्या हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए। ठीक ना, कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक, तो जो इसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या है, ठीक, जो इसका निष्कर्ष है वो क्या है कि आप ये समझ सकते हैं कि जो जीन है, ठीक, जो जीन है वो क्या है आपका, बालों का रंग कैसा होगा, ठीक है, आपकी लंबाई कैसी होगी, ये सब जीन बता रहा है। ठीक, और जो एलील है उसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। ठीक, जैसे क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए बालों का रंग कैसा होगा तो आप बताएंगे काला हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, भूरा हो सकता है। तो ये क्या बताएगा, एलील बताएगा। ठीक है ना, तो ये एलील और जीन में ये डिफरेंस होता है। ठीक, यही चीज़ होता है। तो इसमें जो है साफ तौर पे पूछा जा रहा है कि जो जीन होता है, ठीक ना, जो जीन होता है उसके अंदर जो दो संस्करण होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है भाई, एलील बोला जाता है। ठीक ना, क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। ठीक है, और ये एलील क्या बताते हैं, जैसे जीन आपको बता रहा है कि कोई भी चीज़ कितना लंबा होगा, या फिर कोई चीज़ जो है किस कलर की होगी, तो उसके अंदर जो कलर होगा, काला भूरा या जो भी होगा, वो कौन बताएगा, एलील बता रहा है। ठीक है ना, तो जीन के अंदर हमेशा इंसानों में दो एलील पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, एलील हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। ठीक, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में, सेल ऑर्गेन में होता है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा आपका है हरित लवक, ठीक, तीसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा क्या है आपका लाइसोसोम। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई,
माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, एटीपी का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेन से समझते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, डिटेल में देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक, ये बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो आप क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और क्योंकि यहीं पे एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो है एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ठीक है, के रूप में जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, और यहीं पे जो है ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ठीक, एटीपी मतलब यही ऊर्जा। ठीक है, जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोला जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। एटीपी निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, जो एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इस पूरे फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, जिसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनने की विस्तृत प्रक्रिया आपको समझाई जा रही है, कैसे है, देखिए। एटीपी निर्माण का स्थान, एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। अगर टफ करेंगे तो वो पूछ सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ना देकर के क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टी। तो ठीक है, जो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताएंगे, क्रिस्टी। ठीक, क्रिस्टी के अंदर होता है। ठीक ना, ठीक, जहाँ पे होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। मतलब इनर मेम्ब्रेन पर होता है, और इनर मेम्ब्रेन जिस पे होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें F0 F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक ना, F0 या F1 कण या फिर ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, जो एटीपी निर्माण के मुख्य चरण क्या है उसको देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनने की जो ऊर्जा बनने की प्रक्रिया है वो दो मुख्य चक्रों में पूरी होती है। ठीक है ना, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका क्रेब्स चक्र आता है। ठीक ना, क्रेब्स चक्र आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछा जाता है। ठीक, जो क्रेब्स चक्र होता है वो कहाँ पे बनता है भाई, मैट्रिक्स में होता है। ठीक ना, जो क्रेब्स चक्र होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक, यहाँ पायरुविक एसिड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या, पायरुविक एसिड टूटकर CO2 में बनता है। ठीक, किसमें बनता है, CO2 में बनता है, और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन वाहक जैसे NADH और FADH2 को उत्पन्न करता है। ठीक, मतलब पायरुविक एसिड टूटेगा, CO2 बनाता है, और क्या बनाएगा, NADH और FADH2 बनाता है। ठीक, यह अणु आगे एटीपी बनाने के लिए कच्चे माल के जैसे काम में आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, आपका दूसरा साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसको ETS बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो कहाँ पे होता है, आंतरिक झिल्ली पे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मतलब NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकलकर झिल्ली में मौजूद विभिन्न प्रोटीनों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, फिर प्रोटॉन पंपिंग होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊर्जा मुक्त करते हैं वो। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग करके प्रोटॉन को मैट्रिक्स के निकालकर दोनों झिल्लियों के बीच की जगह में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका स्टेप आता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। ठीक, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। ठीक, ये क्या है, यह एक ऐसी वास्तविक प्रक्रिया है जिससे एटीपी बनता है। ठीक ना, मतलब ये वही प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, आपका एटीपी बनता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, इसी में जो है एटीपी बनता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, केमियोस्मोटिक परिकल्पना के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, केमियोस्मोटिक परिकल्पना के द्वारा समझा जा सकता है। उसमें क्या है, प्रोटॉन प्रवणता या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक, जब झिल्लियों के बीच बहुत सारे H+ आयन जमा हो जाते हैं तो एक दबाव, मतलब एक ग्रेडियंट पैदा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, एटीपी सिंथेस एंजाइम। ठीक, जब क्या होता है कि प्रोटॉन प्रवणता में जब H+ आयन क्या हो जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि मैट्रिक्स में जाने के लिए एकदम परेशान हो जाते हैं। ठीक, लेकिन उनके पास कोई रास्ता होता नहीं है। ठीक ना, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो क्या करते हैं, जो एटीपी सिंथेस एंजाइम के बीच से ही उनको क्या होता है, गुजरना पड़ता है। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या होता है, चक्के की तरह घूमना उनका, जैसे H+ आयन एक एंजाइम से गुजरते हैं, यह एंजाइम एक टरबाइन की तरह क्या होता है, घूमने लग जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर एटीपी का आपका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक, फिर इस घूमने की ऊर्जा से एडीपी, मतलब एडेनोसिन डाईफॉस्फेट और एक अकार्बनिक फास्फेट
ठीक, आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनता है, एटीपी बनता है। ठीक है, फिर क्या बनेगा, एडीपी और जो है एक अकार्बनिक फास्फेट, ये दोनों जुड़ करके क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। ठीक है, देखिए एडीपी प्लस पाई प्लस एनर्जी, ठीक है, ये क्या बना देते हैं, आपका एटीपी बना देते हैं। ठीक है, ठीक, पाई मतलब क्या हो गया आपका, अकार्बनिक फास्फेट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, एक एटीपी बनाते हैं। ठीक, ऊर्जा का हिसाब अगर बात किया जाए, नेट गेन, जो ग्लूकोज होता है एक अणु के पूरी तरह ऑक्सीकरण से माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर लगभग 36 से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, 36 से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ठीक, इसलिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है। ठीक ना, एटीपी को क्या बोला जाता है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ईंधन क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। ठीक, पायरुवेट के रूप में ये कार्य करता है ग्लूकोज। एंजाइम एटीपी सिंथेज है, जो एंजाइम है वो क्या है, एटीपी सिंथेज है सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, जहाँ पे क्या होता है, ये घूमता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है, ऑक्सीजन। यही कारण है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक, क्यों सांस लेने की जरूरत होती है, क्योंकि जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, और जो क्रेब्स चक्र है वो साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है उसको। ठीक, जो क्रेब्स चक्र है उसको क्या बोला जाता है, साइट्रिक एसिड साइकिल भी उसको कहा जाता है। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर जो है क्रेब्स साइकिल ये क्या कहाँ पे होती है, तो आप बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया। क्यों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही यही होती है। ठीक है, ठीक, अगर बात की जाए यहाँ पे इसके मुख्य चरण और समीकरण कुछ इस तरीके से दिए गए। सबसे पहले लिंक रिएक्शन, जो तैयारी होती है आपकी, पायरुवेट जो होता है, ठीक ना, पायरुवेट में बदलता है जो, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है मुख्य चरण में बात किया जाए तो साइट्रेट निर्माण, डीकार्बोक्सिलेशन, ऊर्जा का उत्पादन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए कुल प्राप्ति, एक ग्लूकोज अणु के लिए क्या क्या प्राप्त होता है, तो आप क्या बताएंगे, 2 एटीपी मिलता है, 2 एटीपी, ठीक, 2 एटीपी मिलता है, और 6 NADH मिलता है, NADH मिलता है, और 4 क्या मिलता है इसमें, CO2 मिलता है, 4 CO2 मिलता है, 6 NADH और 2 ATP मिलता है। ठीक है, ठीक, और देखिए क्रेब्स चक्र का मुख्य काम क्या होता है, एटीपी बनाना नहीं है, बल्कि NADH और DS2 के रूप में इलेक्ट्रॉन जमा करना है। ठीक है ना, मतलब क्रेब्स चक्र का मुख्य काम ये नहीं है कि वो एटीपी बनाएगा, बल्कि NADH और FADH2 के रूप में इलेक्ट्रॉन को जमा करना है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS में जाकर भारी मात्रा में एटीपी पैदा करते रहते हैं। ठीक, यही जो है आपका एटीपी की पूरी कहानी है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संतति कोश का, ठीक, डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। ठीक, जब आपकी जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तो उसे क्या बोला जाता है, मियोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मियोसिस बोला जाता है। ठीक, मियोसिस। तो आपका आंसर क्या है, पहला बाइनरी फिजन है, दूसरा मियोसिस है, तीसरा मिटोसिस है, फिर चौथा क्या है, एमिटोसिस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, अर्धसूत्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ भी सकते हैं हिंदी से अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, अर्ध मतलब भी क्या समझ में आ रहा है आपको, आधा। तो अगर आपसे आधा पूछ रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस। आइए एक बार इन सब के बारे में फुल डिटेल समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग कल के क्लास में करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे, और कल के लेक्चर में जो है सेल होता है, सेल के पूरे कंसेप्ट भी हम लोग सीख लेंगे, और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे PYQ उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।